हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा था कि आपको रिट में जितने भी पूर्व वर्षों में 2011 से लेकर 2022 तक जितने पेपर हुए उन सभी पेपरों के प्रश्नों को आपको देखना है और उनके आसपास के प्रश्नों को भी आपको देखना है, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन वहाँ से ही उठते हैं। और मैंने कोशिश की है कि उन प्रश्नों को आपको यहाँ पर हल कराऊँ और आपको यहाँ पर ही इसी क्लास में आपको याद करवा दूँ। देखना आपको किस तरह से इन प्रश्नों को तैयार करना है। पहले 2011 की बात करूं तो आपके कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। देखिए, आपके कृषि वाला टॉपिक है, यानी कि आपके पूछा जाता है कि राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया 2011 में। इसके बाद में अब आपको ये देखना है कि प्रमुख फसलों के उत्पादक जिले कौन कौन से राजस्थान में, क्योंकि आपको पता है कोटा, बारां, बूंदी ये राजस्थान के सोयाबीन उत्पादक प्रमुख जिले हैं। लेकिन अब आपको देखना है, समझना है किस तरह से। जैसे गंगानगर में ग 2 बार ग है, तो गेहूं में भी ग है, गन्ना में भी ग है, दोनों में 2 बार ग है। तो गेहूं और गन्ना के उत्पादन में गंगानगर प्रथम स्थान रखता है राजस्थान में, और गन्ना के उत्पादन में बूंदी का क्षेत्र सर्वाधिक है। ठीक है, उत्पादन में नहीं, केवल क्षेत्र की दृष्टि से। अगर हनुमानगढ़ की बात करें तो हनुमानगढ़ में जो ग वाले हैं वो ग वाले नहीं आएंगे, वो दूसरे आएंगे। कौन कौन से? कपास और चावल। कपास और चावल के उत्पादन में हनुमानगढ़ सर्वाधिक स्थान रखता है, इनकी प्रथम स्थान रखता है राजस्थान में। और इसमें चावल में सर्वाधिक क्षेत्र राजस्थान में बांसवाड़ा में है। अब आप देखोगे बूंदी में भी ब है और बांसवाड़ा में भी ब है, यानी कि बूंदी क्षेत्र सर्वाधिक रखता है किसमें? गन्ना में। और चावल में सर्वाधिक क्षेत्र कौन रखता है? बांसवाड़ा। दोनों में आपको ध्यान रखना है। जिस तरह से गंगानगर हनुमानगढ़ ऊपर है और बूंदी बांसवाड़ा दोनों नीचे हैं और ब है। अब देखिए, आंवला नस्ली, राजस्थान की एकमात्र आंवला नस्ली कहां पर है? अजमेर में है। इस कारण सर्वाधिक आंवला का उत्पादन में कौन करता है? अजमेर ही करता है। इसी तरह तंबाकू बाजार में प्रतिबंध है, यानी कि बहुत सी बार सरकार क्या करती है कि तंबाकू को बाजार में प्रतिबंध कर देती है बेचने पर। तो आपको ध्यान रखना है, तंबाकू और बाजार से बाजरा, बाजार से बाजरा, यानी कि तंबाकू और बाजरा के उत्पादन में सर्वाधिक स्थान किसका है? कौन से जिले का है? तो अलवर जिला इसमें प्रथम स्थान पर है। इसी तरह मतिरे का राड़ का युद्ध, आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि मतिरे की राड़ का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? तो बीकानेर और जैसलमेर रियासतों के बीच में हुआ था। तो आपकी इस तरह से पूछ सकते हैं कि मतिरे का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा जिला करता है? तो बीकानेर इसका सर्वाधिक उत्पादन करता है, मतिरे का। आगे बात करूं, देशी रियासतों में बात करूं तो सिरोही में चाकू प्रसिद्ध है। और इस तरह से भी याद कर सकते हैं आप कि चीकू और चावला दोनों में च है, सिरोही और सीकर में भी दोनों में स है। तो चीकू के उत्पादन में सिरोही का प्रथम स्थान है और चावला के उत्पादन में सीकर का प्रथम स्थान है। इसी तरह मक्का का सरा, आपने सरा खाए होंगे, भुट्टा खाए होंगे। तो भुट्टा हमेशा मक्का की फसल के आते हैं, तो उसको बोलते हैं अपनी देसी भाषा में सरा। तो मक्का के सरा आते, स से क्या बनता है? साइलेज। अगर आपसे पूछे कि साइलेज नामक चारा किस फसल से बनता है, तो साइलेज नामक चारा मक्का की फसल से बनता है। ठीक है, इसी तरह आप याद कर सकते हो कि अनाथ को पालना चाहिए, यानी कि अनाथ को पालना चाहिए। तो अनाथ से क्या बन रहा है? अनाथ से अनार, त से तिल, और पालना से प से पाली, यानी कि अनार और तिल के उत्पादन में पाली का प्रथम स्थान है। इसी तरह गोचनी, अगर आपके क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सी फसलों का समूह गोचनी में शामिल है, क्योंकि राजस्थान में बहुत फेमस है कि गोचनी में कौन सा फसलों का समूह शामिल है। तो देखिए, गेहूं और जौ दोनों बिल्कुल समान है, यानी कि गेहूं और जौ बिल्कुल समान दिखते हैं। इनकी फसल देखोगे, इनका दाना देखोगे तो बिल्कुल समान दिखेंगे। तो गेहूं और जौ और च से चना, यानी गो से तो गेहूं, च से चना, यानी कि गेहूं, चना, जौ, ये 3 फसलें इसमें शामिल होती है गोचनी में। आगे देखिए, कोटा में आपको पता है कि अलनिया बांध है, बहुत फेमस बांध है, जहां पर राजस्थान के प्राचीन शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। तो अलनिया से क्या याद करोगे? अलसी का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है कोटा में। अफीम और आम का चित्तौड़गढ़ में उत्पादन सर्वाधिक होता है। ये तो हुआ आपके फसलों से संबंधित। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया आपके सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले। इस तरह से हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन का। अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर कौन सा है? अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर कौन सा है? तो अब देखिए इसमें, अब अरावली के बारे में आप सभी को चोटियां मालूम है कि अरावली कौन कौन चोटियां हैं। गुरु शिखर सर्वाधिक ऊंची चोटी है,
शेर है, जरगा है, जो भी आपको अथलगढ़, रघुनाथगढ़, जितने भी मुराद गजी, जो भी आपको छोटा है सब याद है। लेकिन इसके आसपास से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकता है, मैं आपको नए क्वेश्चन बता रहा हूँ जिनको आपको याद करना है। जैसे आपके पूछ सकता है कि गुरु शिखर कौन से पठार पर है। आपको पता है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है, और सबसे ऊंची चोटी कौन सी, गुरु शिखर, यानी कि सबसे ऊंचे पठार पर ही सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। ठीक है। राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है आबू का पठार, और आबू के पठार पर ही राजस्थान की सबसे ऊंची झील नक्की झील है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है बोरनाट का पठार, और उस पर जरगा चोटी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसी के बाद में आपको अरावली के बारे में ध्यान रखना है कि अरावली का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, यानी कि अरावली विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला मानी जाती है, और इसका निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल में। कैम्ब्रियन में क है, और क्वार्टजाइट में भी क्या है, क, यानी कि अरावली की जो मुख्य श्रेणी बनी है जो किसकी चट्टानों से बनी हुई है, तो अरावली की जो चट्टानें बनी हुई है वो क्वार्टजाइट की चट्टानों से बनी हुई है। इसी तरह आपके मरुस्थल में पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके भौगोलिक विभाजन है राजस्थान के भूगोल में, तो आपको इसमें ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, जैसे पलाया और इर्ग, आपको पता है कि पलाया झील है राजस्थान में मिलने वाले मरुस्थल में, और इर्ग एक मरुस्थल का प्रकार है। तो पलाया और इर्ग मरुस्थल में मिलते हैं। तो पलाया से क्या ध्यान रखोगे, पलाया में प है, प्लोइस्टोसिन में प है, इर्ग में ई है, तो इयोसिन में भी ई है, यानी कि प्लोइस्टोसिन और इयोसिन युग में मरुस्थल में क्या था, समुद्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं, यानी कि प्लोइस्टोसिन काल और इयोसिन काल में रेगिस्तान में मरुस्थल के सबूत प्राप्त हुए हैं। इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं कि आपका दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, प्रसिद्ध सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है। प्रसिद्ध सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है। आपके बहुत सी बार हवेलियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इस बार में पूछे जाने की संभावना है। आपको पता है सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में है, और पटों की हवेली भी जैसलमेर में है। अब आपको क्या पता करना है कि सालिम सिंह की हवेली तो 9 खंडों की है, और पटों की हवेली 7 खंडों की है। अगर सालिम सिंह की हवेली की बात करें तो इसके 7 खंड तो पत्थर से बने हुए हैं, और 2 खंड लकड़ियों से बने हुए हैं। इस तरह से आपके 9 खंडों की, यानी कि 9 मंजिला ये है। अब आपको कुछ हवेलियों को आपको इस तरह से याद करना है। बाकी एक क्वेश्चन और रह गया आपके यहाँ पर, अजमेर, उदयपुर, डूंगरपुर, ये अरावली से संबंधित था, यानी कि सबसे कम विस्तार अजमेर में है अरावली का, और सर्वाधिक विस्तार है उदयपुर में, और डूंगरपुर में देखें तो डूंगरपुर में अरावली की सर्वाधिक सघनता मिलती है, यानी कि सर्वाधिक सकेंद्रन या सर्वाधिक सघनता डूंगरपुर में मिलती है। अब आपको हवेलियों से संबंधित आपके इसके आसपास से चलने वाले क्वेश्चन आपको याद करने हैं। किस तरह से याद करोगे, देखिए पहले 80 में आगे क्या है, अ, और अलवर में भी क्या है, अ, यानी कि 80 खंभों की छतरी कहां पर है, अलवर में है। आपको पता है 84 खंभों की छतरी बूंदी में है, तो 80 में अ है, अलवर में है 80 खंभों की छतरी। इसी तरह सांगा में स है, तो स में भी 6 में भी क्या है, स, यानी कि सांगा की जो छतरी है उसमें कितने खंभे हैं, तो 6 खंभे हैं। 6 में भी क्या है, स, यानी कि 6 खंभों की छतरी किसकी है, सांगा की, जो कहां पर है, बसुआ में, दौसा में। इसी तरह आपके बहुत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मोर कौवा, मोर और कौवा दो पक्षी है। मोर से बन जाता है मेहरानगढ़, और कौवा से बन जाता है कीरत सिंह की छतरी, यानी कीरत सिंह की छतरी कहां पर है, मेहरानगढ़ में। इसी तरह आप याद कर सकते हो कि मीरा के गुरु कौन थे, रैदास थे। मीरा के गुरु कौन थे, रैदास थे। मीरा कहाँ की रहने वाली थी, चित्तौड़ की, तो चित्तौड़ में ही वहां पर जन्म हुआ था उसका, यानी कि ऐसे तो जन्म उसका कुड़की गांव में हुआ था, पाली में। लेकिन अगर बात करें तो उसकी जो शादी वादी जो अधिकांश जीवन रहा तो चित्तौड़ में रहा, तो रैदास की छतरी कहाँ बनी हुई है, तो चित्तौड़ में बनी हुई है। इसी तरह सोना चांदी मोती की छतरी कहाँ पर है, तो सोना चांदी मोती की छतरी, यानी कि आप इस तरह से, यानी कि एक तरह से ये मानक है, यानी कि मोती जेवरात है, तो सोना चांदी मोती, सोना चांदी की हवेली कहाँ पर है, तो मोती से मानसर में। इसी तरह चिड़ावा, यानी कि मैंने यहाँ कम लिखने की कोशिश की है, लेकिन जो मैं प्रश्न बना रहा हूँ आपके सेकंड ग्रेड की तरह, जैसे 500%, 700%, इस बार कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी रिट में संपूर्ण रूप से 700 से 800 क्वेश्चन बनाऊं, और जल्दी ही उनको कंप्लीट कर लेंगे, और आपके आर्य मानुषी स्टडी ऐप में उनको डाल देंगे। फिर आप वहां से आराम से देख लेना। तो कोशिश कर रहा हूं कि पूरे के पूरे आसपास के क्वेश्चन, ताकि आपको एक बार देखो जिसमें आपके पूरे याद हो जाए, और आसपास छपने वाले जितने भी क्वेश्चन थे वो आपके वहां से बैठ जाए। मेरी यही कोशिश रहेगी, और मैं इस पर काम कर रहा हूं। तो इसी तरह
सोना चांदी की हवेली कहाँ पर है, मनकसर में है। इसी तरह चिड़ावा, चिड़ावा में कौन कौन सी हवेली है, अब चिड़ावा में आप देखोगे तो चिड़ावा में ड है, ड से डालमिया की हवेली, व से बागड़िया की हवेली, यानी कि डालमिया की हवेली कहाँ पर है, चिड़ावा में। अब बागड़िया की हवेली कहाँ पर है, चिड़ावा में। ड और वो से दोनों बन रही है, इस तरह से आपको याद करना है। इसी तरह अगर आपके ये दोनों कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन आएंगे आपके कि रामविलास गोयनका की हवेली और रामनाथ गोयनका की हवेली, क्योंकि दोनों सेम सेम है तो इसमें भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो रामविलास गोयनका की हवेली है चूरू में और रामनाथ गोयनका की हवेली है झुंझुनू में। अब इन दोनों में कैसे कंफ्यूज करोगे, यानी कि इसमें आपको देखना है रामविलास में न नहीं है, जबकि रामनाथ में न है, और झुंझुनू में क्या है, न, जबकि चूरू में न नहीं है। तो रामनाथ में न है तो झुंझुनू में क्या है, न। तो न से क्या याद करोगे कि रामनाथ की हवेली कहाँ पर, झुंझुनू में, और न है तो न से एक और बन रही है नाथूराम पोद्दार की हवेली, यानी कि नाथूराम पोद्दार की हवेली भी कहाँ पर है, झुंझुनू जिले में है। इस तरह से आपके तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन किस तरह से आपको याद करना है। वैसे आप सीख गए होंगे कि किस तरह से आपको प्रश्न लिखने हैं और उनके सामने आपको स्पेस रखना है और वहां आपको उसके आसपास जो प्रश्न बनते हैं वो आपको लिखने हैं। मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपके 100 में से, यानी कि अगर आपके 100 प्रश्न पूछ रहे हैं तो किसी भी एग्जाम में आपके 60 से 70 प्रश्न यहाँ से ही बैठते हैं। अगर आप सेकंड ग्रेड के प्रश्नों को देखोगे या फर्स्ट ग्रेड के देखोगे, जितने भी एग्जाम हुए सब वहाँ से ही पूरे प्रश्न लिए गए हैं। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि 2011 की जो रिट की परीक्षा हुई उससे देख रहे हैं। अभी आप देख लो यहाँ पर, अगर मैंने यहाँ पर 2-4 क्वेश्चन 2012 के भी लिए हैं। देखो यहाँ पर पूछा गया है किस जिले में गोगा मेडी मेला लगता है, और इस तरह से यहाँ पर देखिए कि ददेवरा ग्राम संबंधित है, यानी कि ददेवरा ग्राम संबंधित है। दोनों क्वेश्चन सेम है, यानी कि दोनों क्वेश्चनों का संबंध किससे है, गोगाजी से है, यानी कि वो के वही क्वेश्चन पूछे गए, केवल नाम चेंज कर दिया। इसी तरह आप देखो यहाँ पर पूछा गया मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, और यहाँ पर पूछा गया मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। यहाँ पर केवल कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर लिख दिया कृत्रिम झील, बाकी क्वेश्चन वैसे के वैसे ही हैं। इसी कारण मैं वे आसपास के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको ही कराता हूँ, ना तो मुझे मोटी मोटी किताबों का विश्वास, क्योंकि आप देखते हो अगर आप आईएएस की आरएस की तैयारी करोगे तब भी राजस्थान में आपके उतना ही मैटर पढ़ना पड़ता है, और उसी मैटर को जब आपके रिट या जो आपके छोटे एग्जाम होते हैं उनका जब एग्जाम होता है तो उसी बुक को आपके इसमें कन्वर्ट करके आपको दे दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको गहराई से मैटर नहीं पढ़ना, आपको एग्जाम के हिसाब से आपको उसके लेवल के अनुसार आपको अध्ययन करना है। तो देखते हैं किस जिले में गोगा मेडी मेला लगता है। तो आपको गोगा जी से संबंधित या लोक देवता से संबंधित आपको ये क्वेश्चन पूरा करना है। तो मैं आपको नियम मुख्य करा देता हूं इसके आसपास से, बाकी आपको और मैं और जगह दे दूंगा। जैसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान के पंचपीर कौन से हैं, क्योंकि आपके पूछा जाता है कि इनमें से कौन से राजस्थान के पंचपीर नहीं है। तो आपको देखना है गोपाराम है, गोपाराम से ग से गोगाजी, प से पाबू, र से रामदेव, म से मेहा और ह से हड़बू जी, यानी कि गोपाराम है। गोपाराम के एक एक अक्षर से 5 लोक देवता बन गए, और इससे आपको याद रह जाएगा कि पंचवीर कौन से हैं। इसी तरह अब गोगा जी को आपको क्या क्या याद रखना है। देखो गोगा जी में ग है, गोरखनाथ में ग है, गजनवी में ग है, गोगा बप्पा गोडी में भी ग है, यानी कि चारों में ग है। तो गोरखनाथ इनके गुरु थे, गोगा जी की गजनवी से विदु हुआ, और गोगा जी इनकी गोडी का नाम था गोगा बप्पा गोडी। ठीक है, अब आपके पूछा जाता है, जैसे आपको कंफ्यूज यहाँ पर होता है आपके कि इनका जहां पर जो सिर था कहां पर गिरा था, तो लड़ते हुए इनका सिर गिरा था शीर्ष मेडी, और शीर्ष मेडी कहां पर है, चूरू में। तो आपको इनको कैसे याद करना है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अभी तो याद किया और कल भूल जाएंगे। इनको याद करने के लिए मैंने यही काम किया है कि आपके प्रत्येक क्वेश्चन के सामने, क्योंकि आपकी व्याख्या तो आपको सब जगह मिल जाएगी, क्वेश्चनों के आसपास की व्याख्या सब जगह मिल जाएगी, लेकिन मैंने कोशिश की है कि अस्तलिखित यानी कि लिखित रूप में मैंने पूरे लिखे हैं आपको समझाने के लिए कि आपको किस तरह से याद करना है। यही मेरी खासियत है कि मैं इस तरह से पढ़ता हूं और आपको भी इसी तरह से समझाता हूं, और मैं कोशिश करूंगा जो आपके क्वेश्चन बना रहा हूं उसमें पूरे के पूरे इस तरह से लिखे हैं जिस तरह से सेकंड ग्रेड में लिखे हुए थे। तो सिर कहां पर गिरा था,
शीर्ष मेडी में, और शीर्ष मेडी कहाँ पर है? चूरू में। तीनों में स स की आवाज है, और स से क्या बनता है? सी, यानी कि अंग्रेजी का सी, यानी कि सिर से स सी, शीर्ष मेडी से सी, चूरू से सी, यानी कि तीनों में सी की आवाज है। तो तीनों कहाँ पर है? इस तरह से आप इनको संबंधित कर सकते हैं कि सिर कहाँ पर गड़ा है? शीर्ष मेडी में। शीर्ष मेडी कहाँ पर है? चूरू में। इसी तरह दर्द कहाँ पर गिरा था? दूर मेडी में, और कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में, यानी कि हनुमानगढ़ आपको ध्यान रखना है। इसी तरह आपसे पूछ सकते हैं कि गोगा मेडी कहाँ पर मेला कहाँ लगता है? तो हनुमानगढ़ में। गंगानगर से इनका बिल्कुल भी संबंध नहीं था। अगर गंगानगर आपके आए तो उसको बिल्कुल क्रॉस कर देना। अब देखिए पापू जी को भी आपको देखना है, क्योंकि पापू जी बार बार पूछे जाते हैं। तो पापू जी में जिस तरह से आपने ग ध्यान रखे, उसी तरह इसमें पापू जी में आपको क ध्यान रखना है। इसको पहले भी मैं समझा चुका हूं सेम ग्रेड वालों को, आपको फिर समझना है कि पापू जी में क है। जैसे क में कोल्लू गांव में क, कुलमदेव में क, कमलादेव में क, केसरम कालमी में क, यानी कि इसमें क है। कोल्लू गांव में इनका जन्म हुआ, कुलमदेव इनकी पत्नी थी, कमलादेव इनकी माता थी, केसर कालमी इनकी गोड़ी थी। अब इसी तरह इन दोनों में, यानी कि मैंने प्रत्येक लोक देवताओं को आसानी से बिल्कुल आपको समझा रखा है, ताकि आपका कम से कम समय लगे। जिस तरह से आपको 4-5 घंटे 500 क्वेश्चनों को पढ़ने में लगे, तो अब आपको 1000 प्रश्नों को पढ़ने में लगभग आपको 8 से 9 घंटे ही लगेंगे। और 8 से 900 घंटे में आपका तैयारी बिल्कुल, अगर आपने पहले भी नहीं की है तो एक बार आप पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि इस बार मेरा एग्जाम करे को नहीं, कोई रोक नहीं सकता। ये सी मैंने कोशिश की है। अर्जन सर्जन इनके जो चचेरे भाई थे, जो युद्ध में शहीद हो गए थे, किससे संबंधित है? गोगा जी से, अर्जन सर्जन। और पापू जी के जो चांदा और डेरा, यानी कि चांदा और डेरा का संबंध किससे? पापू जी से। अर्जन सर्जन का संबंध किससे? गोगा जी से। इस तरह से आपको याद रखना है। अगला ये तो हुआ, यानी कि बहुत से हैं, लेकिन मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह से आपको याद करने हैं क्वेश्चन आसपास के, और यहाँ से पूरे क्वेश्चन आपके बनेंगे। इसी तरह देखिए खेतड़ी आंदोलन में बलिदान किसका हुआ? अब खेतड़ी आंदोलन में बलिदान किसका हुआ? ये तो आपको सबको पता है, अमृता देवी का हुआ था। लेकिन इससे आसपास से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, उनको देखिए। देखो कौन सा, जिसे आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान का पहला जीव रक्षार्थ, यानी कि जीव की रक्षा के लिए पहला बलिदान कहां पर हुआ था? तो जीव रक्षा के लिए, यानी कि पेड़ों की रक्षा के लिए तो खेतड़ी में हुआ था, लेकिन जीवों की रक्षा के लिए पहला बलिदान कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था जोधपुर में। कब हुआ था? 1604 में जोधपुर में हुआ था। जोधपुर में 1604 में हुआ था। और कौन से गांव में हुआ था? रामसड़ी गांव में हुआ था। यहाँ पर कर्मा और गोरा नामक व्यक्तियों ने बलिदान किया था। तो आपके ये भी सकता है कि रामसड़ी गांव क्यों प्रसिद्ध है, या फिर आपके कर्मा और गोरा क्यों प्रसिद्ध है, या फिर इससे आपके 4 से 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। इनको आपको ध्यान रखना है। इसी तरह पहला वन संरक्षण योजना किस राज्य, किस रियासत के द्वारा बनाई गई? इसी तरह जोधपुर ने यही बनाई, यानी कि जोधपुर में दोनों काम हुए, और जोधपुर रियासत में ये खेतड़ी आंदोलन आता है। तो पूरे काम जो खेतड़ी जोधपुर में हुए, क्योंकि जोधपुर में पेड़ पौधे और जीव जंतु मरुस्थल होने के कारण कम पाए जाते हैं। कम पाए जाने के कारण वहां पर जीवों को और न जीवों को बहुत महत्व दिया गया। पहला वन संरक्षण योजना कहां बनाई गई? जोधपुर में 1910 में। इस तरह से आपको याद रखना है। अब आपके राष्ट्रीय चिन्ह प्रत्येक सब दिए हुए हैं, तो मैंने सबको कोशिश की है कि पूरे को ऐसे ही आपको कंप्लीट कराऊं, ताकि आपकी तैयारी सुचारू हो सके। क्योंकि आप क्या करते हैं कि अधिक से अधिक डीपली आपको नहीं जाना, डीपली जानने के चक्कर में आपके सिंपल प्रश्न गलत हो जाएंगे, और गलत हो जाएंगे तो भी कोई मतलब नहीं है। इसलिए आपको ये ध्यान बात रखनी है कि आपके सिंपल प्रश्न बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। वो इस तरह से याद होना चाहिए आपको कि आपकी गलत होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहे। जैसे राष्ट्रीय मरुद्यान, यानी किसी से इसी से संबंधित पढ़ रहे हैं, मैंने इसमें लिख दिया अमृता देवी के होने से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि उसी क्षेत्र में राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1981 में। और गोडाउन किसमें मिलता है? राष्ट्रीय मरु उद्यान, यहाँ पर ही गोडाउन पाया जाता है। और एक सोरसन जो बारां जिले में सोरसन अभ्यारण्य और राष्ट्रीय मरु उद्यान, इन दोनों में ही गोडाउन पक्षी मिलता है। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना 1981 में हुई, और इसमें मिलने वाले गोडाउन को राज्य पक्षी का दर्जा भी कब दिया गया? 1981 में दिया गया। यानी कि दोनों से संबंधित कर दिया। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा कि राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना 1981 में हुई, और इसमें मिलने वाले पक्षी को, गोडाउन को राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया? 1981 में। इसी तरह 1983 में आपको पता है, 1983 में दो चीजों को, यानी कि खेजड़ी को और रोयडा को भी दर्जा दिया गया था। इसी तरह आप देखोगे 1949-50 में वन विभाग की स्थापना हुई राजस्थान में। उस समय वन विभाग की स्थापना हुई तो उस समय राज्य में लगभग 13% वन थे, यानी कि उस समय ज्यादा वन थे, और अभी क्या है? कम है। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कथन में कि उस समय कम थे कि ज्यादा थे? तो उस समय कम थे, वर्तमान में कम हो गए, लेकिन अब वापस धीरे धीरे वनों में वृद्धि होती जा रही है।
इसी तरह 1953 में राजस्थान का पहला वन अधिनियम पारित किया गया और उस समय यानी कि 13 वन मंडल थे। यानी कि देखो आज इसमें 13% में 3 है, 53 में भी 3 है और 13 में भी 3 है। तीनों में इस तरह से आप सम्मिलित कर सकते हैं। 1953 13 यानी कि 13% बनते उस समय और 53 में पहला वन अधिनियम पारित हुआ और 13 वन मंडल है। अब आपको एक बात वो ध्यान रखनी है कि बीकानेर जिला ऐसा संभाग जिला है, संभाग 7 संभाग है, 7 संभागों में बीकानेर संभाग ऐसा संभाग है जहां पर कोई नदी नहीं है और साथ ही कोई भी वन मंडल नहीं है, कोई भी वन मंडल भी नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपको ये संबंधित करना है। तो आपको समझ में आया होगा, इस तरह से आपको तैयारी करनी है। अब ये अगले क्वेश्चन है, जैसे मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, 2-3 क्वेश्चन रहे, उनको मैंने दूसरे वीडियो में समेट दिया है, तो उसमें आपको सब समझा दूंगा किस तरह से आपको करना है। बाकी मैं 1000 प्रश्न बना रहा हूं, उसमें मैं हस्तलिखित आंतों से लिख रहा हूं। जिस तरह से सेकंड ग्रेड में आपके लिए 500 प्रश्न लिखे, इस बार मैं 1000 प्रश्न लिख रहा हूं, क्योंकि आपके सेकंड ग्रेड में जब 500 प्रश्न लिखे थे उस समय आपके एग्जाम के 4 से 5 दिन ही बाकी थे, लेकिन अभी आपको 1 माह पहले ही आपको उपलब्ध करा रहा हूं, इसलिए आप 1000 प्रश्नों को कम से कम 8 से 10 घंटे में पूरा कर पाओगे, आराम से कर लोगे। यानी कम से कम आप 4-5 बार रिवीजन आराम से कर सकते हो इनका। इसमें मैंने 80% पत्र के जितने आए उनको दे दिया, वरिष्ठ अध्यापक में जितने आए जितने दे दिए, मेरे नोट्स उसमें दे दिए, आपके उसमें मनोविज्ञान, शैक्षणिक, सूचना तकनीक सब दे दिया। यानी कि मैंने जितने भरपूर थे वो आपको आसपास छपने वाले जितने प्रश्न थे बिल्कुल याद कराने के तरीके से मैंने आर्वी मानुष्य स्टडी ऐप में उसमें अपलोड कर दूंगा 2-4 दिन में। अभी उसमें काम चल रहा है, कुछ बाकी अंतिम समय में कुछ जो एडिटिंग है जो देख रहे हैं उसमें कोई गलती तो है नहीं, वो काम चल रहा है और जैसे ही वो कम संपूर्ण होगा उसमें पूरा संपूर्ण उसको कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा, आपको जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।